नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के जो विज्ञान के जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चित्र है, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं और फटाफट से मैं आपको सारे पर्सन जो इम्पोर्टेंट चित्र वाले वो मैं बता देता हूँ कि आपको किन किन को फोकस करना है। आप अपनी बुक में या अपने पास पासबुक है या जो भी है, आप उन पे हाइलाइटर रख सकते हैं, उन पे आप मार्किंग कर ले कि ये तो हमें एग्ज़ाम के लिए देखना ही देखना है, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पेपर है, मॉडल पेपर है, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारे विद्यार्थी है वो कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो डायग्राम है वो बताइए और फटाफट से जो मॉडल पेपर है वो स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी टाइम जो कम है वो हमारे पास बचा हुआ है। तो साथियों, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी हम रेगुलर रहेंगे, थोड़ा सा बाहर हूँ इसलिए मैं, है ना। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है आपका, पहला जो अध्याय है फसल उत्पादन और प्रबंध, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इससे देखिए पूरी किताब है वो मैंने ले रखी है। ये पर्सन वगैरह भी हैं यहाँ पे, देखिए खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये सारी क्वेश्चन है, लेकिन इनको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनों के लिए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आपको कौन कौन से डायग्राम है वो देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कृषि के जो औजार हैं, ठीक है। तो कृषि के औजार है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ये वाला हल वाला, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बस बेसिक है वो छोटा सा, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, देख के बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगला है इसमें इम्पोर्टेंट वो ये देखिए, ये जो सील ड्रिल्ड है ये वाला है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, कई बार हो सकती है संभावना इसकी पूछी जाने की। बाकी आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन है उर्वरक और खाद में अंतर। ये दोस्तों आपका लगभग 99% आने की संभावना है इस प्रश्न की। तो हम बीच बीच में कोई प्रश्न है तो वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा, ताकि वो भी आप टिक मार्क करके रख लेना, ठीक है। तो इनको आप याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो जितने भी है आपके सारे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आपकी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं उनके लिए कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारा, इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनके कौन कौन से नाम होते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसको अपन रेड करना भी बोलते हैं, जो प्राचीन काल में होता है। छिड़काव यंत्र क्या होता है, ये सब कुछ आपको देखिए। ये ड्रिप पद्धति वाला जो सिस्टम है ये कई बार पूछ लिया गया है लास्ट बार, ठीक है। ये सारे आप देख लीजिए। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट था इसके ये क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, मतलब जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका सूक्ष्म जीव यानी कि मित्र और शत्रु, इसके बारे में। तो इसके लिए भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटोजेवा और सेवाल वाले जो क्वेश्चन है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि विज्ञान वाले में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, आपको मोस्टली जो चीज़ें हैं वही मैं इंडिकेट करूँगा फर्स्ट तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण रसायन बैक्टीरिया, एक नीले जो सेवाल है नाइट्रोजन चक्र वाला, वो आपको देख लेना है भाई, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र का इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ, मनुष्य में और सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले जो रोग है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये सारणी है वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आपको दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे, बड़े में नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको आप छोड़ सकते हैं, ये देखिए ये रहा, ये का डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, नाइट्रोजन चक्कर, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये मिल जाएंगे, इसलिए मैं पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको सभी बच्चों के पास मिल जाती है। बाकी पासबुक तो कई बार विद्यार्थी खरीदते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए मैं बुक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो डायग्राम है आपका नाइट्रोजन चक्कर, इसको आप देख लेना, ठीक है। बहुत मतलब आराम से आपको एक दो बार बनाएंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। ये तो आपके क्वेश्चन आंसर आ गए यहाँ पे अब, ठीक है। तो ये तो अपन स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कोयला और पेट्रोलियम, पार्ट थर्ड आपका आ जाता है कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें कौन कौन से डायग्राम है वो मेरे लिए मोस्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए इसको मैं स्किप करता हूँ इन चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के जो भंडारण है वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इसको आप ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग, ये देखिए लास्ट वीडियो में अगर आपने देखोगे, अभी जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था विज्ञान वाला, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द्रवित पेट्रोलियम है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसमें किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग इनमें किया जाता है, मिट्टी का तेल का उपयोग यहाँ पे होता है, डीजल का उपयोग इनमें होता है, स्नैक का स्नैक के रूप में,
पैराफिन मोमबत्ती वगैरह, बिटुमेन का पेंट सड़क बनाने के लिए। तो ये जो डायग्राम है, ये वाला जो सारणी है, ये आप रट लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये मोस्टली एक ही था हमारे लिए इसमें से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 4 है, दहन और ज्वाला, ये यहाँ पे आ जाता है। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन लगातार हर बार आ रहा है, अभी आपकी वार्षिक परीक्षाओं में भी बहुत से जिलों में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। यानी दहन वाला जो होता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जो सोने चांदी को पिघलाने के लिए जो उपयोग करते हैं ज्वाला का, वो कौन सा क्षेत्र करते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस बार कई बार पूछा गया है, सभी लगभग सभी जगह। तो आप यहाँ पे देखिए, आग से सेफ्टी अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या, ये आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। यानी कहीं पे भी आग लग जाती है तो हम किस प्रकार से उसको सहायता ले सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पे देखिए ये दिया गया ना, यहाँ पे फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझ जाता है, ठीक है। तो ये जो फायरमैन वाला है, ये आप ज़रूर पढ़ लेना मेरे भाइयों। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है मेरा अग्निशमन का चित्र बताया गया है, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये वाला है भाई, ये आप देख लेना, मोमबत्ती वाला, ठीक है। मोमबत्ती और रसोई घर में जो डलाते हैं ना, उसका लाइटेन वाला जो चित्र है, वो आप देख लेना, ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दहन और ज्वाला देने वाले जो पदार्थ है, इनका आपको लिखना पड़ेगा। मोमबत्ती है वो किस प्रकार का ज्वाला देता है, नहीं देता है, ये सब चीज़ें ये आप देख लेना। और यहाँ पे एक और था आपका मोमबत्ती वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, ये पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है सेम ऐसे कैसे। तो इसको आपको देखना आपके लिए अति अनिवार्य बन जाता है, ठीक है। तो आप इस वाले को ज़रूर देख लेना, ज्वाला के चित्र वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाता है आपका। और ये ईंधन के प्रारूप हो गए आपके, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा फोकस नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर आ गए, ठीक है, किताब से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इनको देख लेना। बाकी ये कोई नहीं है, आपका सोडियम सिरका है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों आपका पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो ये जो क्वेश्चन है, इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपका आ चुका है, वनोन्मूलन और उसके जो कारण है, प्रभाव है, क्या है। तो ये आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं साथ साथ अपन। तो ये आपका हो गया एक, तो ठीक है। मरुस्थलीकरण का हो गया आपका। वन्य और वन्य जीव संरक्षण है, वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आप देख लेना। तो आप वीडियो को रोक के भी इन प्रश्नों पे आप टिक मार कर सकते हैं अपनी बुक में, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। हमें क्या करना है, 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको A+ मार्क्स लाने ही लाने हैं आपको। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जितनी मेरी तरफ से होगी, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो आप बने रहना चैनल पर। बाकी कक्षा 8वीं के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, वो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाता है हाँ, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, यानी कि इस पे चीज़ वाला क्वेश्चन इस बार आपके आया भी था, जो कि खालिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जाति होती है आपकी, उसको अपन क्या बोलते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन बन जाता है ये आपका। तो ये आप देख लेना मेरे भाइयों। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वाला तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वन्य जीव संरक्षण में कौन कौन से जो जीव जंतु हैं जिनके की क्या हो रहा है कि विलुप्ति के कगार पे है, रेड डाटा बुक वाला आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, ठीक है। पुनर्वनोपण हो गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए अब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आपके एग्जाम में अभी आए भी थे, ठीक है। इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है जंतुओं में जनन की, ठीक है। ये आपका 6 चैप्टर है नंबर। तो इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी जीव जंतुओं के बारे में बताई गई है। जनन की विधियाँ हैं, लैंगिक जनन, दोस्तों लैंगिक जनन है, इसको आप 100% पढ़ेंगे। और ये पर्सन ऐसा है कि 99% हर बार एग्जाम में आता है। ये आपका वार्षिक ले लीजिए आप, चाहे वार्षिक ले लीजिए, ठीक है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल भी अभी अभी हमने बात करी थी, जिसमें मेंढक, और फिर अपने एक दूसरा और एग्जाम्पल ये था मछली वाला, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 2 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, जो कि एक तो आपका पुरुष के लिए है, और नर और मादा जो जनन अंग है वो वाले हैं। तो ये तो आपका नर वाला हो जाता है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लेना मेरे भाइयों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा है आपका मादा जनन अंग, ठीक है। इन दोनों को आप याद कर लेना, इन दोनों में से एक 100% आपका एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख लेना इस पार्ट से। और ये तो बाकी कार्य विधि है इनके। ये निषेचन वाला ज़रूर देख लेना भाई, निषेचन युग्मन जो होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इस बार भी आया था ये आपके एग्ज़ाम में, द्वार्षिक में भी आपने देखा हो तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनको आप स्किप कर सकते हैं, बोर्ड का परिवर्तन वगैरह ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए।
बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन, ठीक है, इसको आप ज़रूर देखना भाई, अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है, ये भी आपके आ चुका है। देखिए जिसको अपन हाइड्रा कहते हैं, देखिए हाइड्रा लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके या तो एक लाइन में पूछा जाएगा, खालिस्तान वाले में पूछा जा सकता है, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना 4 ऑप्शन वाले, उनमें पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर देख लेना। इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए यहाँ पे बनाया गया है पूरा किस प्रकार से ये क्रियाविधि चल रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुकुलन जो होता है वो आपका आ चुका है, अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल होता है ये आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, ये आप छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए आपके आगे है क्वेश्चन आंसर। देखिए आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो मादा के शरीर में होता है, मादा शरीर के बाहर नहीं होता भाई, अंदर होता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया था। ये सारे देखिए युग्मन में पाए जाने वाली केंद्रों की संख्या वगैरह, ट्रू फॉल्स वगैरह, ठीक है, ये इससे रिलेटेड हो जाते हैं, जो कि हम आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ करवा देंगे आपको, ठीक है, मॉडल पेपर के माध्यम से। तो बाकी नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट चैप्टर आपका किशोरावस्था की ओर, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अपन कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आपका बन जाता है किशोरावस्था एवं यौवन आरंभ, ठीक है। ये कहाँ से किस एज से लेके किस एज तक होता है, 13 से लेके मेरा 19 तक होता है, ये आयु अवस्था होती है इसमें, ठीक है। ये आप देख लेना, इस बार भी आपको आ चुका है ये। अब यहाँ पे देखिए ये लंबाई वृद्धि वगैरह ये तो आप छोड़ देना, ये सारणी आपको याद नहीं करनी है, बस आपको तो ये कुछ चीज़ें याद करनी है कि लंबाई में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, इस बार भी आपका आया था, होता है तो यस, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला आपका क्या है भाई, हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो कि लड़कियाँ और लड़कों में जो जैसे युवावस्था में जाते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आप देख लेना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्वर में परिवर्तन होता है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें सब चीज़ें लिखी गई है कि आपके क्या क्या परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं, आवाज़ का भारी होना, ठीक है, और दाढ़ी मूंछ का निकलना, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है जो कि आप आराम से इसको देखेंगे। अब जनन अंगों का विकास है वो यहाँ पे दिया गया है, ये आप एक बार ज़रूर देख लेना। ये देखिए कंठी का निकलना, इसको अपन बोलते हैं ना कंटर, ये जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है, ये निकलना। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता का प्राप्त होना भी इसी अवस्था में होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गौण लैंगिक लक्षण आपके होते हैं, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पीयूष ग्रंथि वाला आपका इस बार भी आया था कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में होता है तथा एस्ट्रोजन स्त्री में होता है, इसको आप रट लेना भाई, हर बार आ रहा है ये ऐसे कैसे आ रहा है, तो इसको आप रट लेना, ठीक है। रटने का मतलब है रट ही लेना भाई, भूलना मत इस चीज़ों को। इसके बाद देखिए यहाँ पे मानव में जनन काल की अवधि है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे, इसको आप बाकी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये जो डायग्राम है ये आप ज़रूर बना लेना, ठीक है, इसमें आपकी आपकी ग्रंथियों से रिलेटेड है कुछ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम को आप अच्छे से एक बार जरूर देख लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, बाकी ये आपका आहार है जिसको अपन बोलते हैं संतुलित आहार, ठीक है। भोजन के जो पोषक तत्व है वो आप जरूर याद करेंगे भाई, ठीक है। और व्यायाम वाले क्वेश्चन भी इस बार बहुत आए हैं आपके, शारीरिक व्यायाम से क्या इंपॉर्टेंट होता है, शारीरिक व्यायाम क्यों महत्वपूर्ण है, इससे हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं, ये आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ओनली सेलेक्टेड चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमें देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर हम सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ेंगे तो हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बाकी हम सभी को पढ़ने लग जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं कोई पॉइंट अपना छूट भी जाता है, याद भी नहीं होती सारी चीज़ें। इसलिए अगर हम सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगी और अपना एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका घर्षण। अब घर्षण से देख लेते हैं अपन, घर्षण में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ये देखिए चलने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वगैरह, ये प्रश्न अभी भी आपका आया था, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो पॉइंट है ये आप इंडिकेट कर लेना भाई, इसको आप ज़रूर मार्क कर लेना, ये आपका 100% आता है। अब यहाँ पे देखिए आगे की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम से भी आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, ये आपका इस बार आया भी था। और इसके बाद देखिए घर्षण बढ़ाना, ये डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड का पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ये यहाँ पे पूरा लिखा गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाया जाएगा आपसे, बस पूछा जाएगा इसका, ठीक है, क्या कारण होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है ये मोटर, हाँ ये देखिए स्नेहक, स्नेहक का उपयोग मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी मोटर हो जाती है उसमें अपन स्नेहक का उपयोग करते हैं, गड़गड़ की आवाज़ आती है, वो इसी के लिए करते हैं, तरल पदार्थ अपन उसमें डाल देते हैं उसके लिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न भी बन गए हैं, कैरम बोर्ड पर क्यों चिपका जाता है, ठीक है। घर्षण को किस प्रकार से अपन किस पे निर्भर करता है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे देखिए संगमरमर का गीला फर्श, ये सब तौलिया वगैरह ये जो है, इनको आप एक बार देख लेना मेरे साथियों। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। यहाँ पे देखिए अगला पार्ट आपका 10 नंबर का धौनी। ठीक है, धौनी के देखते हैं अपन धौनी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो हारमोनियम्स वगैरह दिखाए गए हैं तो इनके बारे में आपको बस मोस्टली पढ़ना पड़ेगा कि किसकी धौनी किस प्रकार की होती है, बाकी डायग्राम इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, ध्वनि कंपित वस्तुओं की उत्पन्न क्रिया, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो दिया गया है जैसे वीणा है, तो वीणा से उत्पन्न होने वाले जो भाग है वो आपको याद कर लेना है 2-3। ठीक है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आपको देख लेना है भाई आपके लिए। ठीक है, आपको आपका माइंड सेट इसी प्रकार का हो गया कि हमें तो पेपर के हिसाब से ही बताइए, तो थोड़ी चीज़ें आप इसमें से भी ज़रूर देखने की कोशिश करें। काफ़ी हद तक आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएगी और आपको मोस्टली पता पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मोस्टली डाउट ये रहता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है, किताब सबके सामने रहती है लेकिन यही डाउट रहता है कि हम किस तरह से अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। कितनी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ें देखिए ईयरली ये आ गई ना यहाँ पे। कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो 20 दोलन से लेके 20,000 दोलन के आसपास होती है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा इसका दिया गया है। ये कान का चित्र भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र आपको जैसे पढ़ना हो भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है शोर। शोर और संगीत में क्या अंतर है, ये इस बार भी आया था अभी एक पेपर में, मैंने बताया भी था। शोर है वो हमें अप्रिय लगता है जबकि संगीत प्रिय लगता है। शोर जो होता है उससे आस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, जबकि संगीत सबको क्या करता है, आनंद में प्रदान करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना भाई, 100% आने की संभावना है इसकी। इसके बाद देखिए यहाँ पे सर्वे और असर्वे ध्वनियाँ, देखिए ये आ गया ना। अभी अभी ने बात की थी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है वो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। ये आप देख लेना, बाकी इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं रहा आपका। ठीक है। हम्म, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न से किस वाग्धावनी की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, ये पिछले साल आ चुका है। इसमें आपकी लड़की की आवाज़ होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये और भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाता है, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, 8 में होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 11 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, विद्युत धारा की जो प्रभाव है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको चालक और सुचालक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा चालक होता है मेरा और कौन सा सुचालक होता है और अर्धचालक होता है या फिर कुचालक होता है। तो ये आपको थोड़ा देखना है। डायग्राम ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ये वाला डायग्राम से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि विद्युत चालन के लिए जो कोई भी मान लीजिए कि कोई भी विलियन है उसमें डाल के फिर पूछा जाएगा, तो ये आप याद कर लेना। इसके अलावा एक और डायग्राम था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे देखते हैं कौन सा था। ये एलईडी वगैरह दिखाई गई है आपको। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है वो आपको देखने पड़ेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये रहा देखिए, ये जल से विद्युत धारा का प्रभावित करना। ठीक है, ये वाला डायग्राम है वो मैंने बताया था, जल से विद्युत धारा का प्रभावित करना। ठीक है, ये वाला या फिर कोई विलियन का नाम भी यहाँ पे ले सकते हैं कि विलियन द्वारा धारा का प्रवाह होना, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है भाई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको देख लेना है। हाँ, एक ये था विद्युत लेपन धारा दर्शाता सरल परिपथ, ये था सॉरी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। ये दो डायग्राम अगर आपने अच्छे से देख ली तो इस पार्ट में से इससे ज़्यादा नहीं आएगा कोई डायग्राम विद्युत लेपन वाला। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से ये आप देख सकते हैं इसको ना। इसमें ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये प्लेटें किस किस की बनी हुई है, कॉपर सल्फेट विलियन, तांबे की प्लेट, और यहाँ पे आपके बैटरी के टर्मिनल लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं आगे की। हम्म, अभी विद्युत लेपन से रिलेटेड हो गए। ठीक है, इंसुलेशन में अपन काम में लेते हैं वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखिए 3-4 क्षेत्र आपको अलग अलग दिखाए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपको देखने हैं बस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट में। यहाँ पे देखिए कि अध्याय नंबर 12 में आते हैं हम, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, तो प्राकृतिक घटनाओं में आपको एक तो तड़ित का है वो पढ़ना है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर बार जरूर पूछा जाता है क्योंकि ये जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो आता है मेरा रगड़ द्वारा आवेश, तो ये आपको कोई नहीं छोड़ देना है ये तो। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि आवेश के प्रकार तथा उनके अन्योन्य क्रियाएं क्या क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी भी कंघा करते हो तो अपने बालों में रगड़ना और फिर किसी कागज़ के पास ले जाएंगे तो वो उसके चिपक जाएगा, ये क्या है, आवेश।
उसमें क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जो कि आसपास की चीज़ों को खींचता है। वही क्या होता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ठीक। तो ये आप अपने हिसाब से भी करके देख सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। आपको क्लासों में भी सिखाया होगा ये चीज़ें, तो टीचर ने बताया ही होगा। देखिए ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वाले पेपर में बताया था, लेकिन वो पेपर मैंने बाय द वे डिलीट हो गया है गलती से, वो जो वीडियो था, तो उसको छोड़िए, कोई नहीं, दोबारा बना दूंगा मैं। तड़ित की कहानी यहाँ पे देखिए, आपको आवेश के संचय में तड़ित का होना, यानी कि धन आवेशित और ऋण आवेशित जो दो बादल आपस में टकरा रहे हैं, तो उनमें जो ये आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उनकी घटना, तो ये आप देख लेना भाई। आपको कोई भी इस प्रकार से बना देना, इसमें माइनस माइनस कर देना है, एक और बना देना, उसमें प्लस प्लस कर देना, उसे बिजली सी दिखा देनी है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। तड़ित से सुरक्षा, देखिए तड़ित का मतलब क्या होगा कि बिजली का करंट लग गया ना आपको, उससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो ये आप पढ़ लेना भाई। ये आपके लिए 100% वो मेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देख, भूकंप, भूकंप वाला आप जरूर देख लेना भाई। भूकंप वाला भी हर बार पूछा जा रहा है, छोटे वर्षन नहीं पूछे जा रहे हो कि भूकंप आने पर हम क्या क्या सावधानियाँ कर सकते हैं, ठीक है। घर से बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद ये भूकंप का कारण क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। ये भूकंप वाला आप ज़रूर अच्छे से इसको याद करना भाई। इसकी तीव्रता क्या होती है, किस प्रकार मापा जाता है। ये देखिए ये भूकंप का डायग्राम दिखाया गया है कि भूकंप पृथ्वी के भीतर जो होता है वहाँ पे आता है, और इसकी जो तरंगे हैं वो अलग अलग निकलती है आपकी, ठीक है, जिससे कि वो प्रभावित करता है हमें। इसका जो रेक्टर स्केल होता है उस पर इसको मापा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है इस पार्ट में। चलिए नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे देखिए अंतिम अध्याय है आपका 13 नंबर का, प्रकाश से रिलेटेड। तो इसमें दोस्तों आपको कौन कौन से डायग्राम देखने पड़ेंगे, कौन सी चीज़ें हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है लंबित खींचना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, ये आपको देख लेना है। ये लगभग 2-3 बार आपका बोर्ड परीक्षा में आ चुका है ऐसा कैसा, इसलिए आप इसको अच्छे से ज़रूर देखेंगे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जो विद्यार्थी थोड़े डाउटफुल में रहते हैं तो वो इन चैप्टर से देख सके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम, या कोई एक आध पर्सन जो मैंने इंक्लूड किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को पढ़ेंगे भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप अलग से उसको भी ज्वाइन कर लेना, बाकी पेपर आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश द्वारा जो पुनर्परावर्तित किया जाता है वो यहाँ पे देखिए कांच को अपन देखते हैं, वो एक प्रकार से रिफ्लेक्टिव का एक कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, श्वेत रंग, नेत्र की संरचना क्या होती है, आँखों की पूछी गई यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से याद कर लेना है भाई, मानव का नेत्र वाला, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे 2-3 बार पूछा जा चुका है। रेटिना पर पड़ता है, तंत्र पर, ये क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, कार्निया वगैरह, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से, ये आपका ज़रूर 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो को आपका ये बटरफ्लाई का दिया गया है, तितली का। ब्रेल पद्धति क्या है ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि अंधे व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं पढ़ने वगैरह के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाता है आपका, देखिए इसमें मुख्य बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे हो जाता है, इसके आपके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं अब, ठीक है। तो ये मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि कौन कौन से चैप्टर से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सारे 12 के 12 चैप्टरों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस मैंने कर लिया है। बाकी हम और भी विस्तार से लेके आएंगे वीडियो आपके लिए। अभी तो मैं क्या हूँ, थोड़ा सा व्यस्त हूँ, कई बार हूँ, इसलिए मैंने इतना ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ, अगले इंपॉर्टेंट पर्सनों के साथ। धन्यवाद।